हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देख करके आपको आइडिया हो गया होगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइनियल ग्लैंड, जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होती है। हाइपोथैलेमस में एक टाइनी सी ग्लैंड होती है और इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने स्ट्रक्चर है पाइनियल ग्लैंड का, और ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसको समझने से पहले आइए ब्रेन के एक जनरल स्ट्रक्चर को देखते हैं, ताकि आपको आइडिया हो हाइपोथैलेमस एग्जैक्टली कहाँ होता है। तो आप देख सकते हैं सेरिब्रम के नीचे थैलेमस और फिर उसके नीचे हाइपोथैलेमस सिचुएटेड है। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस को मिला करके फोर ब्रेन कहा जाता है, और इसी हाइपोथैलेमस में पाइनियल ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो आप देख सकते हैं पाइनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर रहा ये आपके सामने, और इससे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये कैसे वर्क करता है, इसको समझने से पहले आइए कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं। क्या होता है, क्यों इसे थर्ड आई कहा जाता है। यौगिक क्रिया में इसे अजना चक्र के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थंबनेल में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, तो ये लोकेटेड होता है डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में। जैसा मैंने दिखाया, फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, उसके हाइपोथैलेमस में ये सिचुएटेड होता है। सुप्राकाइज़मेटिक न्यूक्लियस नाम के टाइनी रीजन होते हैं हाइपोथैलेमस में, जो इसको कनेक्ट करते हैं लाइट के थ्रू, या हम कह सकते हैं आई के थ्रू। और जब लाइट की सेंसिटिविटी कम बहुत होती है, यानी डार्कनेस जब आता है, तब ये मेलाटोनिन का सिक्रीशन करता है। आइए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, हमारी आई की जो रेटिना होती है वो बेसिकली एक नर्व होती है। आई है सामने आपके, तो इससे जो रेटिना है ये जा करके ग्रीन जो स्पॉट है, दैट इज सुप्राकाइज़मेटिक न्यूक्लियस, उससे अटैच है। ये जब डार्कनेस के टाइम पे एक्टिवेट होता है, तो एक तरह का पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, उनको मैं इजी लैंग्वेज में समझा दूं। जब भी हम अंधेरे में ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो हमारे रेटिना पे, आई के रेटिना पे कोई भी लाइट नहीं पड़ती है, जिसके वजह से सुप्राकाइज़मेटिक न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है और ये सिग्नल भेजता है पाइनियल ग्लैंड को। तो पाइनियल ग्लैंड क्या करती होगी, ऑब्वियस सी बात है, मेलाटोनिन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देती होगी। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आइए देखते हैं क्यों ये मेलाटोनिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है, इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट सिक्रीट होता है, मतलब डार्क लाइट यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आप कह सकते हैं कि लाइट और डार्कनेस के रिस्पॉन्स में, डे लाइट में ये सिक्रीशन कंट्रोल होता है, नाइट टाइम में या डार्कनेस में ये ज़्यादा होता है। तो देखिए, अगले मेलाटोनिन के सिक्रीशन को लाइट जो है कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये 24 आवर के डायूरनल रिदम को या सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है। सर्काडियन रिदम एक तरह का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो हमारे बॉडी में होता है। जेट लैग्स नाम की एक डिसऑर्डर, या डिसऑर्डर नहीं कह सकते, एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें जो लोग प्लेन से बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो वो जब कहीं जाते हैं तो उनके ब्रेन को लगता है कि वहाँ पे अब दिन होना चाहिए। चूँकि वो डे टाइम ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे अगर रात रहती है, जैसे आप अगर प्लेन से 24 आवर की जर्नी या 12 आवर्स की जर्नी करोगे, तो आपका ब्रेन को ये लगेगा कि 12 आवर की जर्नी में, कि अभी आप प्लेन में बैठे हो, तो 12 घंटे बाद जब वहाँ उतरोगे तो वहाँ रात होगी, अगर अभी दिन है तो। लेकिन जब आप 12 आवर की जर्नी कंप्लीट करते हो और वहाँ भी रात रहती है, तो आपका जो ब्रेन है वो उसको समझ नहीं पाता। इट इज़ बिकॉज ऑफ एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे ब्रेन में फिट है, दैट इज़ नोन एज आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन वाया पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो सर्काडियन रिदम इसे कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक को। होपफुली आपको क्लियर होगा। इस पे ऑलरेडी मैं सर्काडियन रिदम पे एक लेक्चर बना चुका हूँ, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। प्रशांत रघुवंशी सर्काडियन रिदम आप सर्च करेंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएगा।
चलिए, तो क्या करता है ये? अब देखिए, इसका मेन काम दो हैं। पहला सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करना, जिसको स्लीप वेक साइकिल कहते हैं, और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक है, मेंटेन करना। ये दो मेन काम है। देखिए, मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट और जीपैट के बच्चों के लिए समझना कि ये दो इसके मेन फंक्शन है, इनको ये मेंटेन करता है। पहला स्लीप वेक साइकिल यानी सर्काडियन रिदम, और दूसरा टेम्परेचर को। इसके अलावा ये कुछ चीज़ों को, कुछ एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। मैं अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहूँगा, कंट्रोल नहीं करता है पूरी तरह से, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता है। किन चीज़ों को? 4 चीज़ों को ये इन्फ्लुएंस करता है। पहला है इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, यानी अगर मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम या ज़्यादा होगा तो जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन यानी हमारी बॉडी में जैसे मिलानिन नाम का पिगमेंट हो गया, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट होते हैं हमारी बॉडी में। वो पिगमेंट हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को स्पेसिफिक कलर देते हैं, उनका अपना एक रोल होता है हर पिगमेंट का। तो हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन को भी ये कंट्रोल करता है। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है, और अभी लेटेस्ट रिसर्च जो बताती है मेल में एराउजल को यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अर्ज को और लिबिडो को और भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इस पे मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। आपने सुना होगा कि मॉर्निंग इरेक्शन यानी मेल्स में मॉर्निंग के टाइम, अर्ली मॉर्निंग के टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स की अर्ज जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो उस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये पूरा जो सर्काडियन रिदम है ये उससे कनेक्टेड है। इसके अलावा डिफेंस कैपेबिलिटी को, यहाँ मैं इम्यून सिस्टम वर्ड मेंशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम हो उसको और सपोर्ट करता है। यानी अगर मेलाटोनिन और पीनियल ग्लैंड हेल्दी वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी में, सही से मेलाटोनिन का सिक्रीशन हो रहा है, तो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया। इसके अलावा मेल फीमेल दोनों में डिफेंस कैपेबिलिटी जो है, ये सब चीज़ें अच्छे से मेंशन होंगी और मेंटेन होंगी, सॉरी। तो इवोल्यूशनरी इट वाज नोन एज थर्ड आई इन एंशिएंट क्रिएचर। यहाँ पे एंशिएंट क्रिएचर को मैं कोरिलेट करना चाहूँगा। बहुत ही एंशिएंट टाइम में क्या होता था, जब हमारे पास ट्यूबलाइट या सिंथेटिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लाइट नहीं थी, तब लोग सनलाइट में अपना लाइफ बिताते थे, और रात को अंधेरा होने के बाद उन्होंने जब आग की खोज हुई तो आग के जो नॉर्मल फ्लेम होती है, आप जो आग जलाते, मशाल जलाते हैं, पहले के लोग जलाते थे, तो उसकी लाइट को थोड़ा बहुत, वो बहुत मिनिमम यूज़ करते थे, और उनका जो ये बायोलॉजिकल क्लॉक था, सर्काडियन रिदम था, वो मेंटेन था, यानी पीनियल ग्लैंड अच्छे से काम कर रही थी। इसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा, आज की लाइफ स्टाइल में यंगस्टर्स की स्पेशली जो लाइफ स्टाइल है जिसमें बहुत ही लेट नाइट तक लोग जगते हैं और लाइट के एक्सपोजर में रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा वेक और स्लीप साइकिल जो है, यानी पाइनियल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारी थर्ड आई जो है वो उतनी एक्टिव नहीं रह गई। तो एंशिएंट टाइम में लोगों की थर्ड आई से इसको कोरिलेट इसलिए किया जाता है बिकॉज एंशिएंट टाइम में जब ये अच्छे से काम करता था तो ये क्या करता है, हमारे माइंड को बहुत ही पीसफुल रखता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, जैसा कि मैंने बताया साइंटिफिकली प्रूफ है, डिफेंस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, और हमको बहुत काम रखता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सुन करके, और आपको लग रहा होगा कैसे हम अपने थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं, अजना चक्र जिसको कहा जाता है उसको जागृत कर सकते हैं। तो मैं कोई यौगिक क्रिया सिर्फ न बताते हुए साइंटिफिक वे में आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि कैसे उसको एक्टिवेट किया जाता है। अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि अगर पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट है, अच्छे से वर्क कर रही है, तो कहीं ना कहीं थर्ड आई एक्टिवेटेड है। तो आप देख सकते हैं जो अजना चक्र होता है दैट इज नोन एज थर्ड आई विच इज कोरिलेटेड विथ पाइनियल ग्लैंड, उसको एक्टिवेट करने के लिए आयुर्वेदा में ये शिरोधार प्रक्रिया या शिरोधार क्रिया के नाम से एक विधि है, जिसमें बहुत सारे इसेंशियल ऑयल को डायरेक्टली हमारे फोरहेड के बीच में एक रे के फॉर्म में, एक स्ट्रीम के फॉर्म में गिराया जाता है, जो हमारे फोरहेड से होते हुए हमारे कंधे के वर्टेक्स से होते हुए गिरता है, और कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो होती है हमारे पाइनियल ग्लैंड को यानी हमारे थर्ड आई अजना चक्र को एक्टिवेट करती है। ठीक है,
तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये साइंटिफिक अप्रोच हो गया कहाँ कैसे ये एक्टिवेट होता है, और सुप्राकाइज़मेटिक न्यूक्लियस जो होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, जो लाइट के रिस्पांस में पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। अब सवाल आता है पाइनियल ग्लैंड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एज के साथ और कई डिजीज़ के साथ कैल्सिफिकेशन होने लगता है। कैल्सिफिकेशन अराउंड इट, यानी कि पाइनियल ग्लैंड के आसपास कैल्शियम की और आपके क्या कहा जाता है बहुत सारे आयंस की एक लेयर जम जाती है जिसमें कैल्शियम मेन होता है, यानी हार्ड हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि पाइनियल ग्लैंड जो होती है वो हार्ड हो जाती है, उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेलाटोनिन का सिक्रीशन जो होता है वो बहुत ही नॉमिनल या फिर बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारा पहले तो वेकफुल साइकिल डिस्टर्ब होता है, इंसोम्निया स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारा माइंड जो रहता है वो उतना बैलेंस या उतना हेल्दी नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, सब कुछ लाइफ में अच्छा होता है, बट क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो अंदर से काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। कई बार उसका रीज़न पाइनियल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन होता है, जिसको CBCT करके एक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन टेक्निक होती है, आपने सुना होगा सिटी स्कैन, वैसे ही एक CBCT स्कैन की टेक्निक होती है जिसके थ्रू पाइनियल ग्लैंड के कैल्सिफिकेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय तक CSF हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि एक लिक्विड होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भरा होता है, उसको हल्का बनाता है और उसको नरिश करता है, प्लस उसको एक्टिवेट रखने के लिए ज़रूरी आयंस को प्रोवाइड कराता है। अगर उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम रहता है तो भी पाइनियल ग्लैंड में दिक्कत होती है। इसके अलावा एग्रेसिव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ये साइंटिफिक टर्म है, इसको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी के उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जिनका कंट्रोल हमारी इच्छा में नहीं है, जैसे दिल का धड़कना, डर लगना, खुशी महसूस करना, एक्साइटेड फील करना। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसका बहुत ज़्यादा एग्रीविएटेड फॉर्म में रहेगा उसका पाइनियल ग्लैंड उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यहीं पे मैं ये लेक्चर एंड करूँगा। अभी स्लाइड में बहुत कुछ है बताने के लिए, और मैं नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप कमेंट सेगमेंट में बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आप जानना चाहते हैं कि थर्ड आई अजना चक्र या पाइनियल ग्लैंड को कैसे एक्टिवेट करें, उसके एक साइंटिफिक कुछ टेक्निक्स क्या हैं, कलर्स का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेगमेंट में बताइए, तो मैं आप इस पर नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीकली ऐसे ही छोटे छोटे हल्के फुल्के 3 या 4 लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ जो काफ़ी साइंटिफिक होते हैं, और स्पेशली मेरा अप्रोच रहता है कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट को लाइफ साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट आए, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर भी करिए, लाइक्स करिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा।